नमस्कार। मैं अबरार खान यूट्यूब मंच से। आज हमारे साथ में डॉक्टर राकेश पाठक जी स्टूडियो में उपस्थित हैं। नमस्कार पाठक साहब, कैसे हैं आप? बहुत तो धन्यवाद, आज हम शुक्रिया। पाठक साहब से ये समझना चाहेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनके गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की तरफ से एक राजपत्र जारी किया गया आज से कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले, जिसमें इमरजेंसी जिस दिन लगाई गई थी 25 जून को, उसको संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की बात कही गई है। तो वहीं पर एक वीडियो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, जिसमें उन्होंने बताया है कि संविधान बनाने वालों में 80 से 90% लोग वो हैं जो सनातनी हैं और बहुत शानदार बनाया गया है संविधान को। अगर संविधान को बनाने वाले सनातनी हैं, बहुत शानदार बनाया गया है, तो संविधान के ही दायरे में ये इमरजेंसी लगाई गई थी, उसको मानने से इनकार क्यों कर रहे हैं? ये वीडियो आप देखें, फिर हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। खोल करके सुन लो। ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए जो संविधान सभा थी, उसमें 80-90% से भी ज्यादा, 80-90% से भी ज्यादा सबके सब सनातनी थे और उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा साहब आंबेडकर का साथ दिया है। आप डॉक्टर साहब, आपने ये वीडियो सुना, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने ओजस्वी भाषण में इस बात को रखा और जनता को बताया। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे ये बात। तो आप कैसे देखते हैं कि देश की सरकार ने इमरजेंसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में उस तारीख को मनाने का जो फैसला लिया है, उसे आप किस तरह से देखते हैं? और क्या आपको ऐसा भी लगता है कि ये राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से सरकार गठन के बाद पहली बार जो सदन चला, उसमें उन्होंने जो अपना रुख अपनाया और पूरे सदन के अंदर जय संविधान के नारे लगे, क्या उसका कुछ वो देखते हैं, प्रतिक्रिया देखते हैं, या आप उसे किस तरह से देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अबरार जी। देखिए, प्रधानमंत्री जो कहते हैं और जो करते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। उनकी कथनी करने का फर्क अब इस देश के लोग समझ चुके हैं। पहले बात करते हैं इमरजेंसी की, आपातकाल की, जिसको लेकर 25 जून संविधान हत्या दिवस भारत सरकार ने अब घोषित कर दिया। बाकायदा इसके लिए राजपत्र जारी हो चुका है, यानी आने वाले वर्षों में हर साल 25 जून को इससे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाए। इसके दो पहलू हैं। नंबर एक, आपातकाल संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत लगाया गया था। देश में किसी भी आंतरिक असंतोष के समय या बाह्य आक्रमण के समय, किसी भी ऐसी परिस्थितियों में जिसमें देश की सुरक्षा, देश की एकता, देश की आंतरिक शांति खतरे में हो, तो भारत सरकार आपातकाल लगा सकती है। संविधान में उसका प्रावधान था। संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करके ही तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। दूसरा पक्ष इसका यह है कि आपातकाल के दौरान सरकारी मशीनरी द्वारा कई तरह के अत्याचार किए गए। वे अपनी सीमाएं पार करके जनता के ऊपर सरकारी नीतियों को लागू कर रहे थे। जैसे परिवार नियोजन का कार्यक्रम था, जैसे अतिक्रमण हटाओ अभियान था, उसमें जो जुल्म सितम हुए उसका कोई समर्थन नहीं करता, हम और आप भी नहीं करते। लेकिन एक संविधान सम्मत प्रावधान को लागू करना और लागू करने के दिन को हत्या के दिवस में, संविधान हत्या के दिवस में मनाना, ये चरम पाखंड है। पाखंड भी मैं इसलिए कह रहा हूं अबरार जी कि जो राजनीतिक दल इस वक्त सत्ता में बैठा है, जो नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं, वे लोग जिस विचारधारा के परिवार से आते हैं,
उनका जो वैचारिक पुरखा है, उनका जो वैचारिक पितृ संगठन है, उसका नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। जब ये संविधान हत्या दिवस बनाने की घोषणा करते हैं तो इन्हें तुरंत याद दिलाना जरूरी है कि इनके वैचारिक पुरखों ने उस आपातकाल का समर्थन किया था, उसकी हिमायत की थी, उसकी तारीफ की थी। और उसकी तारीफ करने वाला कोई बीजेपी, जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी या जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई साधारण शाखा में जाने वाला स्वयंसेवक नहीं था, बल्कि आपातकाल की तारीफ करने वाले व्यक्ति का नाम था बाला साहब देवरस। बाला साहब देवरस उस वक्त जब आपातकाल लगा था तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया थे, सरसंघ चालक थे, यानी संस्था के सुप्रीमो थे। अब हमारे दर्शक ये जिज्ञासा जाहिर कर सकते हैं कि संघ ने कैसे समर्थन किया था आपातकाल का, इसका क्या प्रमाण है? तो इसका प्रमाण है एक किताब जो खुद बाला साहब देवरस की किताब है। और उस किताब में आपातकाल के दौरान देवरस जी ने श्रीमती इंदिरा गांधी को, जो उस वक्त प्रधानमंत्री थी, उन्हें जो चिट्ठियां लिखी हैं उनका मजमून पढ़कर आदमी समझ सकता है। जैसे ही आपातकाल लगा था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई बड़े नेता, तत्कालीन जनसंघ के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में गिरफ्तार किए गए थे। उनमें से ही बाला साहब देवरस भी थे। उन्हें भी हिरासत में लिया गया था, उन्हें गिरफ्तार करके पुणे की यरवदा जेल में रखा गया था। लेकिन अबरार भाई, हमारे दर्शकों को जानकर हैरत होगी कि अपनी गिरफ्तारी के मात्र 60 दिन के अंदर, यानी 2 महीने के अंदर, अगस्त के आखिर में देवरस जी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखते हैं। पहली चिट्ठी लिखते हैं जिसमें वे लिखते हैं कि मैंने आपका 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से दिया गया भाषण सुना, उसके लिए बधाई देते हैं। फिर तमाम किंतु परंतु के साथ इस बात के लिए फरियाद लगाते हैं कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने संघ पर जो प्रतिबंध लगा दिया है वो ठीक नहीं। हम एक बार फिर याद दिला दें कि आपातकाल के साथ ही, जैसे ही आपातकाल लगा था, संघ के ऊपर भी प्रतिबंध लग गया था। तो बाला साहब देवरस अपनी संस्था आरएसएस को निर्दोष ठहराने के लिए तमाम तरह के उसमें तर्क रखते हैं उस चिट्ठी में कि हम कोई हिंसक संगठन नहीं है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो राष्ट्र निर्माण का काम करता है, वगैरह वगैरह। तो अपने संगठन पर लगे हुए प्रतिबंध को हटाने की गुहार लगाते हैं उस चिट्ठी में। कुछ महीने बाद नवंबर में फिर एक चिट्ठी लिखते हैं, 1975 में। फिर उस चिट्ठी में लिखकर बाला साहब देवरस फरियाद करते हैं, इंदिरा गांधी के कामों की तारीफ करते हैं, इस बात का रोना रोते हैं कि आपने संसद में, लोकसभा में खड़े होकर संघ के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो ठीक नहीं है। वे कहते हैं संघ कोई फांसीवादी संगठन नहीं है, संघ किसी ऐसे विदेशी विचार पर नहीं चलता, संघ तो मानवता की सेवा के लिए लगा हुआ है। फिर वे अपने पुरखों का जिक्र करते हैं, गुरु गोलवलकर का, हेडगेवार जी का, और उनकी समानता उस चिट्ठी में महात्मा गांधी और नेहरू जी से करते हैं। और आखिर में फिर फरियाद करते हैं कि सरकार संगठन पर से प्रतिबंध हटा ले तो संघ के लाखों कार्यकर्ता सरकार के राष्ट्रोत्थान के काम में, देश की तरक्की के काम में पूरी ताकत से जुड़ जाएंगे। यानी श्रीमती इंदिरा गांधी के आपातकाल के समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इंदिरा गांधी का, तत्कालीन कांग्रेस सरकार का, केंद्र सरकार का साथ देने को तैयार था। संघ के सुप्रीमो चिट्ठी लिखकर कह रहे थे कि अगर उन्हें रिहा कर दिया जाए, उनके कार्यकर्ताओं को रिहा कर दिया जाए, संगठन पर से बैन हटा लिया जाए, तो आरएसएस के लाखों कार्यकर्ता राष्ट्र निर्माण में इंदिरा गांधी का साथ देने को तत्पर है। इससे भी काम नहीं चला अबरार मियां, तो बाला साहब देवरस ने सर्वोदय और भूदान के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे को चिट्ठी लिखी, उनसे फरियाद की कि हमारी बात किसी तरह इंदिरा गांधी तक पहुंचा दीजिए, ये तो अनुशासन पर्व चल रहा है देश में, हम इसमें तैयार हैं योगदान देने के लिए।
इंदिरा गांधी से मिलने की इच्छा जाहिर की थी दूसरी चिट्ठी में उन्होंने, जो सीधे इंदिरा गांधी को लिखी थी। और जब विनोबा भावे को चिट्ठियां लिखी उसमें भी अनुरोध किया कि हमें किसी तरह इंदिरा जी तक अपनी बात पहुंचाने का अवसर दें, हमारी मुलाकात करवा दें। एक और तथ्य, उसके बाद इस विषय को विराम देंगे। टीवी राजेश्वर उस वक्त आईबी के डायरेक्टर थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो। उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है, एक टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि बाला साहब देवरस हर तरह से इंदिरा गांधी से मिलने को तैयार थे, पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुके थे इमरजेंसी लगते ही, और तब तक आपातकाल के कोई जुल्म और सितम शुरू नहीं हुए थे, कोई अत्याचार शुरू नहीं हुआ था। आपातकाल के 2 महीने के भीतर तो चिट्ठी लिख दी थी पहली देवरस जी ने। टीवी राजेश्वर का कहना भी यही है कि वे इंदिरा गांधी से मिलना चाहते थे। उन्होंने अनथक कोशिश की, लेकिन श्रीमती गांधी ने न तो उनके पत्रों का उत्तर दिया, न उन्हें मिलने का समय दिया। तो आज जो नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार आपातकाल लगाने के दिन को 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं, उन्हें ये याद दिलाना जरूरी है कि उनके वैचारिक पुरखे आपातकाल के साथ खड़े थे। और बाद में भी 19 महीने का आपातकाल था। संघ के ज्यादातर बड़े नेता, जनसंघ के बड़े नेता उस वक्त थोड़े थोड़े दिन जेल में रहकर बीमारी के बहाने बाहर आ गए थे। बाकी के बचे हुए समय में वे अस्पतालों में भर्ती रहे थे इलाज के नाम पर। अटल बिहारी वाजपेयी तक 19 महीने जेल में नहीं रहे थे। तो ये तो बात हुई आपातकाल की, जिसको लेकर बीजेपी और उनके पितृ संगठन का जो दुभाती है, उसकी कथनी और करनी का फर्क है, वो दस्तावेजी प्रमाणों से स्पष्ट है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि 50 साल पहले के किसी घटनाक्रम को आज इस तरह नकारात्मक तरीके से सरकारी तौर पर मनाना अनुचित है, आपत्तिजनक है, शर्मनाक है। अब आपके सवाल के दूसरे हिस्से पर आते हैं कि क्या राहुल गांधी की लोकप्रियता के चलते मोदी सरकार इस तरह के नॉन इश्यूज को इशू बनाने की कोशिश कर रही है। आपने अभी भाषण सुनाया प्रधानमंत्री जी का, वे संविधान के निर्माताओं में कितने लोग सनातनी थे इसका जिक्र कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के साथ मिलकर 90% सनातनी सदस्यों ने संविधान बनाया था। ये तो बहुत अच्छी बात है मोदी जी। जब ये संविधान सनातनी लोगों ने बनाया, संविधान सभा के 90% लोग सनातनी थे, तो फिर इसे स्वीकार क्यों नहीं किया था। अब मैं फिर इनके पुरखों की ओर लौटता हूं। जब संविधान लागू हो रहा था तब भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसे खारिज कर दिया। 30 नवंबर 1949 को संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में बाकायदा एक संपादकीय आलेख छपा था, जिसमें कहा गया था कि भारत देश ऐसे किसी संविधान को स्वीकार नहीं करेगा। हिंदू लोग तो सिर्फ मनुस्मृति को मानेंगे, तिरंगे को स्वीकार नहीं किया था। 50-60 साल तक तिरंगा नहीं फहराया संघ ने अपने मुख्यालय पर। तो नरेंद्र मोदी जी, अगर भारत का संविधान बनाने वालों में 90% सनातनी लोग थे, तो नवंबर 1949 में आपके पितृ संगठन के लोग, आपके पुरखे इस संविधान को स्वीकार क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि संविधान सबको बराबरी का दर्जा दे रहा था। और ये चीज संघ के मूल विचार में है। वो तो जातिवादी, धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाला संगठन है, इसलिए संघ ने संविधान को स्वीकार नहीं किया था। और अब आपके मूल प्रश्न पर आते हैं कि राहुल गांधी ने क्या किया। राहुल गांधी ने इस देश को यह संदेश दे दिया कि ये लोग 400 सीटें आते ही संविधान को खारिज कर देंगे, मनुस्मृति को लागू करेंगे। संविधान ने जो अधिकार हम सबको दिए हैं, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, जीने का अधिकार, सब तरह के जो अधिकार दिए हैं, उन्हें ये खारिज कर उस पर अंकुश लगा दिया। इसीलिए चलते लोकसभा चुनाव में कम से कम 5 भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने, जिसमें लोकसभा के प्रत्याशी भी थे, भूतपूर्व सांसद भी थे, वे खुलकर मांग कर रहे थे कि 400 सीटें मोदी जी को इसलिए चाहिए क्योंकि वे संविधान बदलना चाहते, और मूलतः वे संविधान बदलना नहीं चाहते, उसको बदलकर पूरी तरह से मनुस्मृति बनाना चाहते हैं।
और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी ने पूरा चुनाव संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर लड़ा। शपथ लेते समय भी संविधान हाथ में, बाद में हर बहस में भी संविधान दिखा रहे हैं। तो राहुल गांधी के बढ़ते कद को देखकर मोदी जी और उनका पूरा कुनबा परेशान है, उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। इसलिए वे मन में भरे रखे हुए हैं कि संविधान हटाना है, संविधान को बदलना है, संविधान को खत्म करना है। लेकिन प्रकट रूप से दिखाने के लिए, खाने के दांत और दिखाने के और, तो ये दिखाने के दांत हैं जिसमें वे संविधान के आगे माथा दबाते हैं, पूरा 90 डिग्री पर झुककर सिर रख देते हैं उस पर, लेकिन उसी संविधान के खात्मे के लिए लगे रहते हैं। राहुल गांधी ऐसा नहीं करने देंगे, ये बात वे लोग जानते हैं। इसलिए राहुल गांधी की छवि की हत्या, चारित्रिक हत्या, उनके राजनीतिक भविष्य में अड़ंगा, ये सब चीजें ये लोग कर रहे हैं, पर अब तक कामयाब नहीं हो सके। जी अवराज जी। जी, आपने इसमें एक चीज देखा होगा कि ये जो राजपत्र जब जारी हुआ, उसके एक दिन पहले एक प्रस्ताव खारिज हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से। जी और वो प्रस्ताव खारिज हुआ था कि मनुस्मृति को फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाने को लेकर के था, जिसका काफी वहां पर शिक्षकों ने भी विरोध किया और छात्रों ने भी विरोध किया। और उसके अगले दिन ये जारी हो जाता है कि इमरजेंसी को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसको आप कैसे कनेक्ट करके देखते हैं इस दोनों चीजों को? देखिए, इन सब चीजों का आपस में एक संबंध है। यूं ही नहीं होता कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति को पढ़ाया जाना है, यूं ही नहीं होता कि मध्य प्रदेश की पाठ्य पुस्तकों में भी आपातकाल को शामिल किया जा रहा है, यूं ही नहीं होता कि कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी तो वे सावरकर को लाकर महात्मा गांधी और नेहरू को अपदस्थ करना चाहते थे पाठ्य पुस्तकों में से, किताबों में से। ये इसलिए होता है कि अंतिम लक्ष्य तो इनका भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही है। चूंकि उनकी इस राह में संविधान ही सबसे बड़ा रोड़ा है। संविधान की किताब, वो पोथी जिसमें सबके बराबरी के अधिकार बताए गए, जो कि धर्मनिरपेक्षता का हामी है, जो कि समाजवाद का हामी है, वो इनको अपने रास्ते में खड़ा हुआ सबसे बड़ा अवरोधक दिखाई देता है। इसलिए वे कोशिश लगातार करते हैं कि किसी तरह इस हैसियत में आ जाए, इतनी सीटें आ जाएं। और इस लोकसभा चुनाव में असली लक्ष्य ही वो था कि 400 सीटें अगर आ गई तो संविधान को खारिज कर देंगे या इतना बदल डालेंगे कि वो एक तरह से मनुस्मृति जैसा दिखाई दे, उसके प्रावधान उस तरह के ही हों, ऊपर से दिखने में भले ही वो भारत का संविधान जैसा दिखता रहे। तो मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के बीच का फर्क ही है कि राहुल गांधी उस संविधान को बचाना चाहते हैं, लोगों को बराबरी के दर्जा दिए जाने के हिमायती हैं, और नरेंद्र मोदी संविधान को खारिज करना चाहते हैं और देश के धन्ना सेठों के साथ खड़े हुए हैं। ये साफ दिखाई दे रहा है। जी, अभी आपने 3-4 दिन पहले राजस्थान के विधानसभा का ये मामला है कि जहां पर एक विधायक ने सदन में ये बात कही कि महात्मा गांधी ने, मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सावरकर के पैर छुए थे। इस तरह की भ्रामक अफवाह फैलाना, ये कहां तक ये सही दिख रहा है देश के अंदर? देखिए अवराज जी, सही और गलत का तो सवाल ही नहीं है, वो तो गलत है, गलत था, गलत रहेगा। लेकिन ये क्यों किया जा रहा है, इसकी मंशा को समझना जरूरी है। तो पहले तो ये समझ लें कि राजस्थान विधानसभा में बीजेपी विधायक ने जो कहा है वो तर्क की कसौटी पर कितना खरा उतरता है। क्या उनके बयान में ऐसी कोई सच्चाई है? असलियत यह है कि विनायक दामोदर सावरकर कभी इस हैसियत में नहीं थे, कभी इस लायक नहीं थे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उनके पैर छुए। ऐसा नहीं है कि उनकी मुलाकातें नहीं हुई थी। लंदन में ही इंडिया हाउस में गांधी जी की सावरकर से मुलाकात हो चुकी थी। तब की उस मुलाकात का दोनों ने जिक्र भी किया है, तो उस समय भी पैर छूने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और बाद के समय में तो आजादी के आंदोलन में कूदने के बाद, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद, मोहनदास करमचंद गांधी बहुत कम समय में ही राष्ट्रपिता जैसी हैसियत में आ गए। अब आते हैं सावरकर की उसके बाद मुलाकात कब।
उसके बाद सावरकर की मुलाकात हुई 1 मार्च 2027 को पुणे में, रत्नागिरी में, क्षमा कीजिए, रत्नागिरी। सावरकर रत्नागिरी में रहते थे। महात्मा गांधी का वहां पर कोई कार्यक्रम था, वे अपने प्रवास पर वहां जाने वाले थे। रत्नागिरी पहुंचकर गांधी जी की सावरकर से मुलाकात हुई, सावरकर के घर पर। उन्हें बुखार था उस समय, सावरकर को अस्वस्थ थे, लेकिन गांधी जी ने उनसे मिलने के बाद लंबी चौड़ी दोनों में बातचीत हुई, विचार विमर्श हुआ, बौद्धिक विमर्श हुआ। दोनों पढ़े लिखे थे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक व्यक्ति पढ़ लिख कर भी अंग्रेजों के साथ खड़ा था, दूसरा अंग्रेजों से लड़ रहा था। उस मुलाकात का विवरण भी धनंजय कीर, जो सावरकर के जीवनीकार हैं, उनकी किताब में शब्दशः मिल जाता है कि बातचीत किन किन बिंदुओं पर हुई, आध्यात्म पर, धर्म पर, धर्मांतरण पर, अंग्रेजों के साथ किस तरह लड़ाई लड़ना चाहिए, अहिंसा के सिद्धांत पर, क्रांतिकारी आंदोलन पर, कई तरह की चर्चाएं हुई, लेकिन महात्मा गांधी ने उनके पैर नहीं छुए थे। गांधी जी आसानी से किसी के पैर छूते हुए दुनिया में कभी नहीं देखे गए जब तक वे जीवित थे। मुझे तो ऐसा लगता है उन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण गोखले के भी पैर नहीं छुए, हो सकता है, फिर भी अगर छुए हों तो वो अलग बात हो जाएगी, लेकिन महात्मा गांधी कम से कम सावरकर के पैर छूने वाले व्यक्ति तो नहीं थे। लेकिन जब भी बीजेपी का कोई नेता, आरएसएस का कोई पदाधिकारी गांधी जी के खिलाफ ऐसी कोई बात करता है तो मैं उसे सीधे सीधे गांधी की चरित्र हत्या मानता हूं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि ये जो विचार परिवार है, आरएसएस, बीजेपी, हिंदू महासभा, बजरंग दल वगैरह वगैरह सब मान, ये लोग दरअसल राष्ट्रपिता की जगह सावरकर को स्थापित करना चाहते हैं। बहुत सालों से उनकी मंशा है, लेकिन आमतौर पर यह हुआ कि उन्हें बहुमत कभी मिला नहीं, सरकार में पोजीशन में कभी रहे नहीं कि संविधान संशोधन करें या कोई बड़ा ऐसा ऐतिहासिक फैसला कर सकें। इसलिए वे लागू नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बार बार कोशिश में तो है कि हम सावरकर को गांधी जी की तरह की जगह स्थापित करते हैं। लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि विनायक दामोदर सावरकर अंग्रेजों से माफी मांगकर काला पानी से बाहर आए थे, अंग्रेज सरकार से आजीवन पेंशन लेते रहे, और उससे भी बड़ी बात यह है कि विनायक दामोदर सावरकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के षड्यंत्र में विधिवत नामजद आरोपी थे। भले ही वे बाद में साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए, लेकिन सच्चाई यह है कि सावरकर को उस वक्त इंदिरा गांधी हत्याकांड में सुनवाई के समय में, सुनवाई के दिनों में अदालत में पीछे बेंच पर बैठे हुए देखा जाता था। वे तस्वीरें आज भी मौजूद हैं। इसलिए संघ और जनसंघ, जनता पार्टी ये जानते थे कि जो सावरकर गांधी जी की हत्याकांड में षड्यंत्र के आरोपी रहे हो, भले ही साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए, वे तस्वीरें लोगों के दिलो दिमाग से नहीं निकली हैं। इसलिए संघ अभी कुछ साल पहले तक तो, कुछ 2-4 दशक पहले तक तो सावरकर का नाम तक अपने मुंह जुबान पर नहीं लाता था, और ऐसे सावरकर को अब गांधी जी की जगह स्थापित करना चाहते हैं। वे इसलिए भी करना चाहते हैं कि उनके पास अपना और कोई महानायक नहीं है। आजादी की लड़ाई में आरएसएस ने, जो कि 1925 में बन चुका था, उसने नाखून भी कटाने का योगदान नहीं दिया आजादी की लड़ाई। कोई योगदान नहीं उसका स्वतंत्रता संग्राम में। उसके पास कोई महानायक नहीं है देश की आजादी का। आजादी के बाद का भी कोई नायक उनके पास नहीं है। इसलिए वे कभी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर अपना ठप्पा लगाते हैं, कभी सरदार पटेल पर लगाते हैं, क्योंकि उनके पास अपना कोई नायक महानायक नहीं। लेकिन मेरा विश्वास है वे कभी सफल नहीं होंगे। गांधी का स्थान कोई नहीं ले सकता। सावरकर महात्मा गांधी के आसपास भी नहीं ठहरते। लेकिन कुल मिलाकर अब आज के देश की जो नई पीढ़ी है, उन्हें ये सारी बातें बताना जरूरी है। आप वो काम कर रहे हैं, आपको मैं सलाम करता हूं। आपके जरिए लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि संघ असल में करना क्या चाहता है, दिखाता क्या है और करता क्या है। ये कथनी और करनी का फिर अंतर जनता तक पहुंच जाए तो जनता अपना फैसला खुद सुना देगी, और जनता ने सुनाया है अभी इसी लोकसभा चुनाव में। पर उस जनता के आदेश को
नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनकी पार्टी सुनना नहीं चाहते, उसे अनसुना करना चाहते। जी अवराज जी। आखिरी सवाल है और बहुत गंभीर सवाल है। आप गांधीवादी विचारधारा से आते हैं। आज अगर देश के अंदर गांधी जी होते, सपोज करिए कि गांधी जी अगर होते और देश को इस स्थिति में देखते, तो वो क्या सोचते? देखिए, गांधी जी होते तो पहली बात तो इस देश में जहां जहां हिंसा हो रही है वो वहां जाते। जैसे आजादी के समय में वे नोआखोली गए, कलकत्ता गए दंगों की आग बुझाने के लिए। वे होते तो शायद सबसे पहले मणिपुर जाते, वहीं धूनी रमा लेते, दोनों हिंसाग्रस्त तबकों को, दोनों समुदायों के लोगों को बिठाते, जख्मों पर मरहम लगाते, बीमारों की सेवा करते। गांधी जी तो कम से कम किसी भी राज्य को 1.25 साल जलते हुए नहीं देख सकते थे। वे वहां जाते और हो सकता है वहीं रहना शुरू कर देते। तो क्या आज आप की ये तारीख में देखते हैं कि राहुल गांधी के अंदर महात्मा गांधी की क्या आत्मा प्रवास कर गई है? देखिए, महात्मा गांधी के आसपास तो अभी कोई नहीं है, राहुल गांधी भी नहीं है, न कोई आसानी से हो सकता है। लेकिन गांधी मार्ग के एक पथिक के नाते राहुल गांधी की प्रशंसा करनी होगी। मानना पड़ेगा कि वे गांधी के विचार को लेकर साथ चल रहे थे। जिस तरह की अब तक उन्होंने सामाजिक सद्भाव की, भाईचारे की बात की है, वो सीधे सीधे गांधी का ही रास्ता है। इसलिए अभी मैं उन्हें इतना ही मानूंगा कि राहुल गांधी गांधी के रास्ते पर चल रहे एक छोटे से कार्यकर्ता है, छोटे गांधी हैं। वे गांधी बन पाएंगे इसकी तो कोई संभावना नहीं है। गांधी बनने के लिए तो कोई अलग ही से गारे मिट्टी से बना हुआ व्यक्ति चाहिए होता है, जो गांधी जी खुद बने थे। और फिलहाल राहुल गांधी उस रास्ते पर चलते चलते इतना आगे तो बढ़ ही गए हैं कि उन्हें गांधी मार्ग का एक सबल निष्ठावान सिपाही तो माना ही जा सकता है। ये हो रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए, आपने मार्गदर्शन किया ताकि आम जनमानस को शुक्रिया। सच्चाई मालूम चल सके कि आखिर देश में चल क्या रहा है और राजनीति किस ओर जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।